कहानी एक मजबूर गरीब पिता रामलाल की है, जो अपनी बेटी रूपा के साथ बिंदापुर गांव में रहता था। 4 साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। अब वो अपनी बेटी रूपा के साथ अकेले रहता था। उसने अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया, कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब रूपा की शादी की उम्र हो गई है, क्योंकि उसके पिता की तबीयत खराब रहती है। बेटा, मुझे एक गिलास पानी देना। हाँ पिताजी, अभी लाई। रूपा अपने पिता को पानी देती है। पिताजी, आपको कितनी बार कहा है दवाई ले लो, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो। बेटा, मेरी तबीयत दवाई से नहीं, तेरी शादी करके ही ठीक होगी, जब मैं अपने सर पर से यह कर्जा उतार दूंगा। रूपा अपने पिता को पानी देने के बाद रसोई घर में वापस खाना बनाने चली जाती है और रामलाल बाहर अपनी गायों को चारा डालने जाता है। तभी वहां से रिंकू सेठ गुजर रहा होता है। अरे क्या हाल है रामलाल भाई, आजकल बड़े ही कम दिखाई देते हो। मैं ठीक हूँ भाई, बस आजकल तबीयत ने साथ छोड़ रखा है। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भाई, बस आजकल इतना इधर उधर करके थक सा गया हूँ। कहाँ घूम रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई, बस तुम तो जानते ही हो, मैं लोगों की शादी करवाता हूँ, जिसके सिलसिले में मुझे गांव से बाहर शहर जाना पड़ता है। रिंकू की शादी की बात करते ही रामलाल का मुंह उतर जाता है। अरे क्या हुआ भाई, तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बताऊं भाई, बेटी की शादी करनी है, लेकिन अब तक कोई लड़का ही नहीं मिला। आपकी नजर में कोई लड़का है तो बताओ। अरे भाई तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैं जल्दी ही हमारी गुड़िया की शादी एक अच्छे घर में करवा दूंगा। अच्छा, टेंशन मत लो। ठीक है भाई। ऐसा कहते हुए रिंकू अपनी साइकिल से वापस अपने घर की ओर चला जाता है। ऐसा करते हुए 1 हफ्ता बीत जाता है। फिर एक दिन रिंकू सेठ वापस रामलाल के घर आता है। नमस्ते अंकल, आप कैसे हैं? ये लीजिए पानी। नमस्ते गुड़िया, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो और पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं ठीक हूँ और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तभी रामलाल घर आता है। अब कैसे हो भाई, तुम कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं बस अभी आया हूँ, आओ बैठो। बेटा रूपा, जाओ कुछ खाने को ले आओ। ठीक है पिताजी। और कैसे आना हुआ भाई? अरे मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। तुम्हारी बेटी के लिए एक लड़के के घर वाले मान गए हैं और वो लड़की को देखना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। रामलाल अपनी बेटी रूपा को आवाज देता है। बेटा रूपा, अरे जल्दी आओ, देखो रिंकू अंकल खुशखबरी लेकर आए हैं। क्या हुआ पिताजी? ये तुम्हारे लिए एक अच्छे घर का रिश्ता लाए हैं। रूपा शर्माते हुए अंदर रसोई में भाग जाती है। तो बताइए वो लोग कब आ रहे हैं? लड़के वाले कल आ रहे हैं, और वैसे तो उनके घर में लड़का, लड़के के माता पिता और बहन रहती है, लेकिन कल जो है लड़का और उसके माता पिता ही आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। फिर रिंकू सेठ चला जाता है और रामलाल कल की तैयारी में लग जाता है। जैसे ही अगला दिन शुरू होता है, रामलाल बाजार से खाने के लिए समोसे, जलेबी, रसगुल्ले और कई सामान ले आता है। और थोड़ी ही देर में रिंकू सेठ और लड़के वाले घर आ जाते हैं। आइए, नमस्ते। आइए, इसे अपना ही घर समझे। देखो रामलाल, ये है लड़का सुरेश है, इनकी माता सुधा और ये पिता रघु। नमस्ते।
आइए सुधा जी, रघु जी यहाँ बैठिए। हमारा बेटा सुरेश जो है वो जल विभाग में काम करता है और चरित्र का बहुत ही कोमल है। साथ ही इनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अपना घर है, इनके पास 20 गाय हैं, 10 बकरी हैं और बहन अभी छोटी है, वो पढ़ाई कर रही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमारी बेटी की शादी इनसे होती है तो वो बहुत ही खुश रहेगी। अब बातें ही करते रहोगे कि अपनी बेटी को भी बुलाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रामलाल जी, हमारी गुड़िया को तो बुलाइए। रामलाल अपनी बेटी के पास जाता है। बेटा, तुम तैयार हो गई? ये क्या हुआ? तुम उदास क्यों बैठी हो? पिताजी, मुझे डर है कि कहीं हर बार की तरह मेरे काले रंग का मजाक न बन जाए। बेटा, तू चिंता क्यों करती है? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लोग अच्छे लगते हैं। चल खड़ी हो जा और बाहर चाय लेके आ। तभी रामलाल अपनी बेटी रूपा को गले लगाता है और उसके सर का पल्लू ठीक करता है और रूपा बाहर चाय लेकर आती है। नमस्ते। नमस्ते। यह है हमारी बेटी रूपा। हमारी बच्ची बहुत ही भोली है और इसने अपना कॉलेज भी बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है। साथ ही आपका घर संभाल लेगी और अगर आप इसके हाथ का खाना खाते हो तो बता रहा हूँ, खाते ही रह जाओगे। हाँ। सुरेश, सुधा और रघु तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ये माँ है, ये तो फोटो से भी ज्यादा काली है। मैं इससे शादी करूंगा। सही कहा, ये तो एकदम काली है। इसके आगे तो हमारी भैंस गोरी है। अब सुधा जी, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, दिक्कत तो है। आपने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। मैं कुछ समझा नहीं। आपने तो हमें फोटो दी थी, उसमें आपकी बेटी का रंग तो बड़ा साफ था, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। माँ, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। आप सबने मिलकर हमारे साथ धोखा किया है। सुधा जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? एक रंग की ही तो बात है। अंकल जी, ऐसा है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए कुछ कह नहीं रहा, लेकिन मोहल्ले में मेरी भी कोई इज्जत है। मैं इसे लेके घूमूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। ये सब होता देख रूपा रोते हुए अंदर भाग गई। तुम माँ बेटे दोनों चुप करो। बेचारी लड़की को रुला दिया है। ए जी, आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग सठिया गया है क्या? पिताजी, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, बता रहा हूँ। रघु सुरेश और उसकी माँ को बुलाकर बाहर ले गया। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? है? हमारे पास इतना अच्छा मौका है और तुम दोनों इसे ऐसे ही गवा रहे हो? है? मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? अरे देखो भाई, ये लड़की काली है और कोई इससे शादी नहीं करना चाहता, समझे? लेकिन इसका पिता जो है वो मजबूर है, जो कैसे भी करके इसकी शादी करवाना चाहता है, समझे? और हमें इसी चीज का फायदा उठाना है, समझे? दादी, साफ बोलो ना, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही है। इसमें हमारा फायदा कैसे है? अरे देखो भाई, मैं समझाता हूँ ना। अगर हम इस लड़की की शादी तुमसे करवा देते हैं तो हम इससे अच्छा खासा दहेज ले सकते हैं और कुछ टाइम के बाद इसको छोड़ के तुम्हारी शादी किसी सुंदर लड़की से करवा देंगे, है भाई? क्या बात है, आपका दिमाग तो सबसे आगे चलता है। ठीक है, मुझे मंजूर है। तीनों वापस घर में आते हैं और आकर बैठ जाते हैं। इन दोनों ने जो भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे ये शादी मंजूर है। मानो रामलाल और रिंकू सेठ के चेहरे पर खुशी सी झलक आ गई। बधाई हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं आपको धन्यवाद कैसे कहूँ। लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं भाई। रिंकू सेठ और रामलाल एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कैसी शर्तें? देखिए, बात साफ है, हमें एक बाइक, 2 लाख रुपए और एक 100 बीघा जमीन चाहिए। साथ ही शादी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए भाई, है? साहब, मैं इतना सब कैसे दूंगा? हम गरीब लोग हैं। देखो भाई, मुझे ये सब नहीं पता। और वैसे भी ये कोई दहेज थोड़ी है। आखिरकार ये सब तुम्हारी बेटी और दामाद के भविष्य के लिए ही है। मुझे माफ करना, लेकिन
मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, आपके घर को बहुत खुश रखेगी और कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। हम ये सब नहीं जानते। अगर तुम्हें मंजूर हो तो बता देना। चलो जी, चलो बेटा। चलिए ठीक है जी, अब हम चलते हैं, आप बता दीजिएगा। इसके बाद लड़के वाले रामलाल के घर से चले जाते हैं। भाई, मैं ये सब कैसे दूंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। भाई मैं समझता हूँ, लेकिन गुड़िया की शादी करनी है तो करना ही पड़ेगा, वरना ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। लेकिन भाई रिंकू सेठ बिना कुछ कहे रामलाल के घर से चला गया। पिताजी, हम उनकी सारी शर्तें नहीं मान सकते। लेकिन हमारे पास पैसे भी नहीं है, और ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन पिताजी। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हारी शादी जरूर होगी बेटा। रामलाल अपने गांव के साहूकार से मिलने जाता है और उससे कर्जा लेता है और अपना घर गिरवी रख देता है ताकि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सके। वो रिंकू सेठ के पास जाता है और उसको शादी के लिए हाँ कर देता है। और फिर कुछ दिनों बाद रामलाल अपनी बेटी रूपा और सुरेश की शादी बहुत ही अच्छे से करता है। वो अपनी बेटी की शादी में दहेज देता है और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता। शादी के अगले दिन तो जैसी से तो कोई शादी भी ना करता, वो तो हम लोगों को दया आ गई तुझ पर। चल जा, मेरे लिए चाय बना के ला, चल जा। भैया, भाभी लाए हो या डूबता हुआ सूरज जो दिखाई ही नहीं देता? तेरे बाप ने तो तुझे कौड़ियों में बेच दिया है। अपने बाप से और पैसा मांग, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। दिन पर दिन सबने रूपा के साथ गलत बर्ताव किया। उसको दिन रात काम पर लगाए रखा और सुरेश दारू पीकर आकर रूपा को बहुत मारता था कि आए दिन बढ़ता ही चला गया। एक दिन मुझसे अब और नहीं रहा जाता, ये सब लोग मुझे मिलकर बहुत मारते हैं। भाभी, आपको आपके घर चले जाना चाहिए, वरना ये आपको जान से मार देंगे। तुम मेरी मदद करो, मेरे पिता तक मेरा लेटर भिजवा दो। ये लोग तो मुझे घर से निकलने तक नहीं देते। ठीक है, आप कल सुबह मुझे छुपाकर लेटर देना, मैं उन तक पहुंचा दूंगी। रूपा अपने पिता को लेटर लिखती है। पिताजी, इन लोगों ने मेरा इस घर में जीना हराम कर रखा है। ये लोग मुझे दहेज के लिए परेशान करते हैं। सुरेश रोजाना पीकर आता है और मुझे मारता है। अगर आपने मुझे नहीं बचाया तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। भाभी, मुझे लेटर दे दो, ये लो, और ये मेरे पिताजी के हाथ में ही देना। मीना ये होते हुए देख सुन लेती है और जाकर रितु के हाथ से वो लेटर छीन लेती है और अपनी माँ को आवाज लगाती है। माँ, माँ, जल्दी आओ तो। क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रही है? ये लो, अपनी कलमुई बहू की हरकतें देख लो। अपने पिताजी को चोरी छुप के लेटर भेज रही थी। क्यों रे कलमुई, अब तू हमारे खिलाफ जाएगी? हाँ, आज तो तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। सुधा रसोई घर में जाती है और मिट्टी का तेल और माचिस ले आती है। मीना, जाके इसके हाथ पकड़। नहीं माँ जी, नहीं, नहीं माँ जी, नहीं। आज तो तुझे मजा चखा के रहेंगे। यहाँ रूपा अपनी जान बचाने की भीख मांग रही थी और वहीं दूसरी ओर रामलाल पहली बार अपनी बेटी के ससुराल जाने की खरीदारी कर रहा था। तभी एक दूध वाला मिलता है। और भाई साहब, अरे बड़ा खुश हो, क्या बात है भैया? अरे खुश तो होऊंगा ही, आखिर अपनी बेटी के ससुराल जो जा रहा हूँ। अरे भैया, ठीक है, ठीक है। अरे हमारी गुड़िया को भी हमरा आशीर्वाद देना भैया। है अच्छा, जय राम जी की भैया। रामलाल अपनी बेटी के ससुराल पहुंचता है। जैसे ही गेट खोलता है, वो देखता है कि सभी उसकी बेटी को मिलकर जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये होता देख रामलाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसके हाथ से मिठाई का डिब्बा गिर गया।
पिताजी। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? ये सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं पिताजी। मैं आ गया हूँ ना। तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मेरी गुड़िया, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे यहाँ से ले चलो, ले चलो। सुधा जी, आपने मेरी बेटी का ये क्या हाल कर रखा है? वो तभी सुरेश घर आता है। ए, निकल हमारे घर से, चल निकल। दामाद जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब मिलकर मेरी गुड़िया को मार रहे हैं, आप इन्हें समझाइए। सुरेश रामलाल को घर से बाहर निकाल देता है और रामलाल घर के बाहर जाकर गिरता है। अरे इस घर में आप तभी कदम रखना जब तुम्हारी जेब में 10 लाख रुपए हो, समझे? चल निकल। लेकिन अरे दामाद जी। सुरेश दरवाजा बंद कर देता है। दामाद जी, गेट खोलो। मैं कह रहा हूँ, मैं विनती कर रहा हूँ, गेट खोलो, वरना मैं फिर पुलिस के पास जाऊंगा, बता रहा हूँ। रामलाल गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन सुरेश ने दरवाजा नहीं खोला। तब भी रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी और पुलिस स्टेशन गया। साहब, वो लोग मिलकर मेरी गुड़िया को मार रहे हैं, मेरी सहायता करिए साहब। अरे आखिर हुआ क्या है? और कौन तुम्हारी बेटी को मार रहा है? सर, मेरी बेटी के ससुराल वाले मेरी बेटी को मार रहे हैं और मुझसे 10 लाख रुपया भी मांग रहे हैं। साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? अच्छा ठीक है, कौन ऐसा कर रहा है तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास क्या सबूत है? इस गांव के प्रधान और उनका परिवार, और मेरे पास तो कोई और सबूत नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। तभी पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये प्रधान के घर की बात थी और गांव में हर कोई उनसे डरता था। चल जा यहाँ से, पता नहीं कौन कौन टाइम बर्बाद करने आ जाता है। चल जा यहाँ से। अरे मैं सच कह रहा हूँ साहब, मेरी बात का यकीन करिए। अगर तुझे हमारी मदद चाहिए ना तो सबूत लेके आ, और सुन, हमें 10,000 रुपए भी चाहिए। चल जा यहाँ से। साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करिए साहब, मेरी बच्ची को वो लोग मार देंगे साहब। हवलदार, बाहर निकाले से। साहब, मेरी मदद करो साहब, मेरी बच्ची मर जाएगी साहब। पुलिस वाले मिलकर रामलाल को पुलिस स्टेशन से बाहर कर देते हैं और रामलाल रोते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर बैठ जाता है कि तभी वहाँ जिला अधिकारी आते हैं और रामलाल को रोता देख रुक जाते हैं। अरे उठो, तुम रो क्यों रहे हो? साहब, अंदर कोई भी मेरी शिकायत दर्ज नहीं कर रहा है, वहाँ मेरी बेटी मर जाएगी साहब। क्या हुआ है और कौन तुम्हारी शिकायत दर्ज नहीं कर रहा है? साहब, बेटी की ससुराल वाले उसको दहेज के लिए मार पीट रहे हैं साहब। ओह अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। आओ अंदर चलो। जैन साहब, आज आप? क्यों नहीं आ सकता? और अच्छा है आ गया, वरना तुम्हारी असलियत का पता कैसे चलता? सर, मेरी कोई गलती नहीं है, ये आदमी झूठ बोल रहा है साहब। सुनो, तुम इसको सस्पेंड करने के पेपर बनाओ जल्दी। अरे नहीं साहब, मैं अभी इसकी शिकायत लिखता हूँ और साथ भी जाता हूँ इसके। चलो रे, जल्दी से गाड़ी निकालो। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। पुलिस रामलाल के साथ रूपा के ससुराल जाती है और वहाँ उसके ससुराल वालों को रंगे हाथ धर पकड़ती है। गुड़िया मेरी बच्ची, गुड़िया। अगर आप टाइम पर नहीं आते तो ये लोग मुझे मिलकर जला देते। पुलिस रूपा के ससुराल वालों को पकड़कर ले जा रही होती है। तभी अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना, ये तो घर की ही बात है।
तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है बेटा। तेरा पिता अभी जीवित है। अब तू इस घर में कभी नहीं जाएगी। मैं गरीब अवश्य हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी गुड़िया को जानवरों के बीच छोड़ दूं। चल बेटी, अपने घर वापस चल। सबको जेल भिजवाकर रामलाल अपनी बेटी को पूरी खुशी से और बैंड बाजे के साथ गांव वापस लेकर आता है और पूरे गांव ने रूपा का स्वागत बहुत धूमधाम से किया।